नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। पहले एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। एनआईए ने आतंकी फंडिंग मामले में कश्मीर के कई ठिकानों पर छापे मारे। चीन ने भारत चीन के गतिरोध को बताया द्विपक्षीय मुद्दा, कहा अमेरिका इस क्षेत्र में आधिपत्य थोपने का प्रयास कर रहा है। फरीदाबाद हत्या के मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने के लिए किया गया मजबूर। विमानन महानिदेशालय ने 30 नवंबर तक अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को निलंबित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो बिडेन पर साधा निशाना। और रूस में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 346 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बुधवार को श्रीनगर में कई स्थानों पर छापे मारे, जिसमें ग्रेटर कश्मीर अखबार का कार्यालय और सोनवार में मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम प्रवेश का निवास फंडिंग के संबंध में था। एनजीओ एथराउट के कार्यालय पर भी एनआईए ने छापे मारे। एनआईए ने एनजीओ के फंड जुटाने की गतिविधियों की जांच करने के लिए एक नया मामला दर्ज किया है, जो उन्हें फंड कर रहे हैं और फंड को कहां तक चैनलाइज किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि हवाला रैकेट, धन की हेराफेरी और आतंकी फंडिंग इन एनजीओ के खिलाफ कुछ आरोप हैं। यह मामला एनआईए द्वारा 8 सितंबर 2020 को धारा 120B, 124A और 17, 18, 22A, 22C, 38, 39 और 40 यूएपीए 1967 पर विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होने पर दर्ज किया गया था। एनजीओ और ट्रस्ट तथा कथित दान और व्यापारिक योगदान आदि के माध्यम से घरेलू और विदेशों में धन एकत्र कर रहे हैं और फिर जम्मू कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों के लिए इन फंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एनआईए ने कहा कि इस सिलसिले में बेंगलुरु के एक ठिकाने पर भी छापा मारा गया है। 2016 में खुर्रम परिवेश को श्रीनगर में उसके घर से गिरफ्तार किया गया था, जिसने विवाद खड़ा कर दिया था क्योंकि यह आरोप लगाया गया था कि उसे बिना किसी औपचारिक गिरफ्तारी वारंट के हिरासत में लिया गया है। अदालत द्वारा उसकी रिहाई के आदेश के बाद भी खुर्रम प्रवेश को 786 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया था, क्योंकि उसे सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। 2019 में एनआईए ने ग्रेटर कश्मीर के एडिटर इन चीफ फयाज कालू से बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कागज पर छपे कुछ लेखों के बारे में भी पूछताछ की। चीन ने बुधवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ उसकी सीमा गतिरोध एक द्विपक्षीय मुद्दा है और अमेरिका को हिंद प्रशांत रणनीति बंद करने के लिए भी चीन ने कहा। चीन ने अमेरिका के इस कदम को क्षेत्र में अमेरिकी अधिपत्य थोपने का प्रयास करार दिया। चीनी विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी एक दिन बाद आई है, जब माइक पोम्पियो ने भारत को आश्वासन दिया कि अमेरिका अपनी संप्रभुता के लिए खतरों का सामना करने के लिए मजबूती से खड़ा है। पोम्पियो की टिप्पणी नई दिल्ली में भारत अमेरिका वार्ता के तीसरे संस्करण के बाद आई, जिसके दौरान दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत सीमा क्षेत्र में चीन भारत सीमा रेखा और स्थिति पर प्रमुखता से विचार विमर्श किया। भारत के साथ करीबी रक्षा संबंधों के लिए अमेरिका की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने बुधवार को एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि चीन और भारत के बीच सीमा मामले दोनों देशों के बीच के मामले हैं। उन्होंने कहा कि अब सीमा पार की स्थिति आमतौर पर स्थिर है और दोनों पक्ष परामर्श और वार्ता के माध्यम से प्रासंगिक मुद्दों को हल करने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा गतिरोध को हल करने के लिए भारत और चीन के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर की वार्ता स्पष्ट रूप से हुई है। एक तीखी आलोचना में पोम्पियो ने पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ संघर्ष में 20 भारतीय जवानों की हत्या का हवाला दिया और कहा कि अमेरिका अपनी संप्रभुता के लिए खतरों का सामना करने में भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। माइक पोम्पियो ने कहा कि हमारे नेता और हमारे नागरिक स्पष्टता के साथ देखते हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी लोकतंत्र का कोई दोस्त नहीं है, कानूनी पारदर्शिता का नियम है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि अमेरिका और भारत हर तरह से हमारे सहयोग को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहे हैं। वांग ने अमेरिका की हिंद प्रशांत अवधारणा की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका द्वारा प्रस्तावित इंडो पैसिफिक रणनीति पुराने शीत युद्ध मानसिकता का प्रचार कर रही है और टकराव व भू राजनीति खेल का प्रचार भी कर रही है।
इसका उद्देश्य अमेरिका के आधिपत्य को कायम रखना है। यह क्षेत्र के लिए सामान्य हित के लिए काउंटर चलाता है और हम इसे रोकने के लिए अमेरिका से आग्रह कर रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक में समन्वय बनाने के लिए सहमत हुए थे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बुधवार को आरोप लगाया कि बल्लभगढ़ में अपने पूर्व सहपाठी की हत्या करने वाला युवक कांग्रेस नेताओं का रिश्तेदार है और वो 2018 में उसके खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने के लिए जिम्मेदार थे। तौसीफ ने अपने दोस्तों के साथ मंगलवार को अपने पूर्व सहपाठी निकिता तोमर की व्यापक दिन के उजाले में हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। तोमर के परिवार ने आरोप लगाया कि तौसीफ उस पर शादी का दबाव बना रहा था और 2 साल पहले भी उसका अपहरण किया गया था। पुलिस ने तौसीफ के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने कहा कि तौसीफ के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन निकिता के पिता द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद उसे रद्द कर दिया गया था और वह आगे कोई जांच नहीं चाहते थे। हालांकि अनिल विज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं के दबाव में लड़की के माता पिता को आरोपितों के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि अभियुक्त कांग्रेस नेताओं का एक रिश्तेदार है। कांग्रेस नेताओं के दबाव में लड़की के माता पिता को 2018 में आरोपी के खिलाफ दर्ज किए गए मामले को वापस लेने के लिए मजबूर किया गया था। मंगलवार को अनिल विज ने इस मामले में त्वरित जांच के आश्वासन की पेशकश की थी। उन्होंने ट्वीट किया कि कल शाम फरीदाबाद में एक छात्रा की निर्मम हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या का हथियार भी बरामद कर लिया गया है। एसीपी क्राइम अनिल कुमार के नेतृत्व वाली एक एसआईटी परिवार को न्याय सुनिश्चित करने के लिए त्वरित जांच और समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करेगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह लड़की बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा थी और बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज में एग्जाम देने आई थी। जब वह एग्जाम देने के बाद बाहर निकली तो i10 कार पर सवार एक युवक ने उसे गाड़ी में जबरदस्ती बैठाने की कोशिश की। लड़की ने कार में बैठने से इनकार किया तो आरोपी ने उसे गोली मार दी और फरार हो गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बुधवार को कोरोना वायरस के चलते अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के निलंबन को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। भारतीय विमानन नियामक ने कहा कि हालांकि अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित उड़ानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा चुनिंदा मार्ग पर चलाने की अनुमति दी जा सकती है, कोरोना महामारी के कारण 23 मार्च से भारत में अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन मई से वंदे भारत मिशन के तहत और जुलाई से चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल की व्यवस्था के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित की जा रही हैं। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, केन्या, भूटान और फ्रांस सहित लगभग 18 देशों के साथ एयर बबल समझौते किए हैं। 2 देशों के बीच एक एयर बबल संधि के तहत एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को उनके क्षेत्रों के बीच उनकी एयरलाइंस द्वारा संचालित किया जा सकता है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के एक परिपत्र में यह भी कहा गया कि निलंबन अंतर्राष्ट्रीय ऑल कार्गो संचालन और उड़ानों द्वारा विशेष रूप से इसके द्वारा अनुमोदित के संचालन को प्रभावित नहीं करता है। महामारी की स्थिति के बीच 2 महीने के अंतराल के बाद 25 मई को भारत में अनुसूचित घरेलू यात्री उड़ानें फिर से शुरू कर दी गई थीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी चालू कोरोना महामारी के मद्देनज़र चालू वित्त वर्ष में नेगेटिव जोन या शून्य के करीब हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन पर भ्रष्टाचार और पद का दुरुपयोग कर अपने बेटे हंटर बिडेन को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर जारी चुनाव प्रचार के एक वीडियो में ट्रंप ने कहा, बेटे के पास कुछ भी नहीं था, वह व्यापार में कुछ खास नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही जो बिडेन देश के उपराष्ट्रपति बने अचानक उनका बेटा हंटर बिडेन व्यापार में तरक्की करने लगा। बिडेन का परिवार धनी होता चला गया। मतदाताओं को यह जानना होगा कि जो व्यक्ति उस समय उपराष्ट्रपति था उसने अपने पद का दुरुपयोग कर करोड़ों डॉलर का लाभ परिवार को दिलवाया। ट्रंप ने अमेरिकी लोगों से मतदान करते समय बिडेन के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के कथित आरोपों को ध्यान में रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को किसी के पक्ष में वोट डालने के लिए बिडेन पर लगे आरोपों को ध्यान में रखना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने प्रतिद्वंदी पर निशाना साधते हुए कहा, आप जो बिडेन को एक भ्रष्टाचार राजनेता कहें अथवा और कुछ भी कहकर बुलाएं, लेकिन उनके ऊपर लगे आरोप बहुत ही गंभीर हैं, जिनकी हर कोई चर्चा कर रहा है। मीडिया और कई बड़ी कंपनियां बिडेन पर लगे आरोपों को लेकर शांत हैं। अब फैसला आपको करना है। यह बहुत ही बड़े स्तर पर किया गया भ्रष्टाचार है।
गौरतलब है कि न्यूयॉर्क पोस्ट ने 14 अक्टूबर को प्रकाशित अपनी एक रिपोर्ट में हंटर बिडेन और यूक्रेन की ऊर्जा कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के बीच ईमेल के जरिए हुई बातचीत का खुलासा किया था। हंटर बिडेन पर यूक्रेन की ऊर्जा कंपनी के साथ कथित संबंधों को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। रूस में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 16,202 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,63,976 हो गई है। इस दौरान कोविड-19 के रिकॉर्ड 346 मरीजों की मौत होने से इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 26,935 हो गई है। रूस के कोरोना वायरस प्रतिक्रिया केंद्र ने बुधवार को बताया कि रूस के 84 क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,202 नए मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 4,114 लोगों में कोरोना वायरस का कोई भी लक्षण सामने नहीं आया है। इन नए मामलों के सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 15,63,976 हो गई है और प्रतिदिन 11% की दर से मामले बढ़ रहे हैं। राजधानी मॉस्को में सर्वाधिक 3,670 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग में 727 और मॉस्को क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के 505 नए मामले सामने आए हैं। रूस समेत अन्य यूरोपीय देशों में पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। ये थी आज की देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अपने आसपास व अन्य खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।